एम आई ऑडिबल? जी जी, आप ऑडिबल हैं। ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? Yes. हाँ, सॉरी फॉर टेक्निकल फॉल्ट जिसकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अब सॉर्ट आउट हो गया। तो आज का जो सेशन है वो है रोल ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये दो टर्म्स हैं इसमें, एक है इंफॉर्मेशन और दूसरी है टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये दोनों टर्म्स कंबाइन होके बनाती हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोग देखते हो कि कोई भी जब हम लोग रिसर्च करते हैं या कोई भी सपोज इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो सारी कंपोनेंट्स जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाए, उसके लिए जो टूल्स की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हो इसमें कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी में हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, इंटरनेट एक्सेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ई ट्रांजेक्शन है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट है। जैसे हम सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो सॉफ्टवेयर एक अपने आप में जो है एक सब्जेक्ट है, इसी तरह से हार्डवेयर जो है एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है। हार्डवेयर की स्टडी करेंगे तो उसमें फिजिकल कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, प्रिंटर्स हैं, जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर में हम लोग देख सकते हैं कि जिससे हम लोग इंटरेक्ट कर सकें हार्डवेयर से आपको पता है ह्यूमंस डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आ गया। और तीसरा जो टर्म है इसमें कंपोनेंट ऑफ आईसीटी में वो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ये आज के टाइम पे बहुत ही फेमस टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग, बड़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसको बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सपोज आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, अगर आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर चाहिए जिसमें आप कम से कम 40 GB, सॉरी 64 GB की रैम हो या 32 GB की रैम हो, तो आप अगर वो सिस्टम परचेज करने जाओगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, क्लाउड सर्विसेज यूज करते हो। कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और वो आपको वैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिससे आप लोग अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। सो दैट कम्स अंडर द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड मीन्स कि आपका एक वेब स्पेस रहेगी, वेब स्पेस के अंदर आपको जो जो कंपोनेंट चाहिए वो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा फॉर सम पर्टिकुलर इवेंट ऑफ टाइम के लिए। और फोर्थ कंपोनेंट आपका इंटरनेट एक्सेस। आप देख सकते हो जैसे पहले इंटरनेट एक्सेस के लिए सबसे पहले हमारे पास सपोज 1G आया, फिर 2G आया, 3G, 4G और अभी नेक्स्ट जो कमिंग मे बी मंथ्स और ईयर्स में जो है 5G भी लॉन्च होने वाला है। तो ये जो जनरेशन थी, ये 1G, 2G, 3G, इनमें क्या फर्क था? फर्स्ट जनरेशन में खाली कॉलिंग की फैसिलिटी थी। सेकंड जनरेशन में हम लोगों को यू नो जैसे हम इंटरनेट का जो 2G हम सर्विसेज यूज करते थे, इंटरनेट एक्सेस करते थे। 3G में उससे ज्यादा स्पीड आ गई, जिसमें वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी जो आ गई। इसी तरह से 4G और 5G जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है, जिसमें हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स, टेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है हम लोग सेंड कर सकते हैं। सो दैट कम्स अंडर द इंटरनेट एक्सेस और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा डेटा। डेटा क्या है आपको पता है? डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो आपका इमेज का डेटा हो सकता है, वो सेंसर का डेटा हो सकता है, वो मेडिकल डेटा है, जस्ट सपोज आपका यू नो सोशल मीडिया का डेटा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को प्रोसेस करके आप उससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हो। इन सब चीज को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी की जरूरत पड़ती है, आईसीटी की जरूरत पड़ती है। डेटा हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कमिंग स्लाइड्स में कि जो बिग डेटा 4 Bs ऑफ डेटा है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरासिटी, और उसको किस तरह से प्रोसेस करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में मैंने पहले बता दिया, जैसे 1G है, 2G, 3G और 4G। और साथ में इसके जो अलग कंपोनेंट है वो है ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। आप लोग देखते हो आज के टाइम पे हम लोग कोई भी शॉपिंग करनी होती है, हम लोग जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये ई कॉमर्स की साइट्स को साइट पे जाके हम जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हम ऑन डिमांड जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी जो
फैसिलिटीज हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का है, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का है, इंटरनेट एक्सेस है, डेटा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, दैट ऑल कंपोनेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे चले। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स इन रिसर्च। The computers are indispensable throughout the research process. The role of computer becomes more important when the research is on a large sample. कब हमें कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी? जब हमें लार्ज स्केल पे कोई रिसर्च करनी पड़ेगी, लार्ज स्केल पे एनालिसिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें, अगर हम लोग एज ए ह्यूमन उसको प्रोसेस करते हैं तो हमारा बहुत वर्कलोड चाहिए, बहुत ज्यादा हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, जो कि हमारे लार्ज सैंपल ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। Next is data can be stored in computers for immediate use or can be stored in auxiliary memories like hard disk, universal serial bus, pen drives, etc. etc. जो सेकंड है कि आप जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो उसको स्टोरेज कैसे करेंगे? तो स्टोरेज करने के लिए हमारे पास जैसे यूएसबीज आती है, पेन ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क हैं, एसएसडीज आज के टाइम पे जो है आ गई है, जिसमें हम लोग छोटे से डिवाइस में बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कंप्यूटर असिस्ट द रिसर्चर थ्रू आउट डिफरेंट फेसेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च के अलग अलग प्रोसेस जो हैं, जैसे डेटा कलेक्शन का आ गया, डेटा एनालिसिस का आ गया है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस का आ गया, उन उसको एनालाइज करने के लिए हमें कंप्यूटर्स की जो है नीड पड़ती है। नेक्स्ट पार्ट इज एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। क्या एडवांटेजेस है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रिसर्च में? पहला तो है एक्सेस टू मिलियन ऑफ वेबसाइट्स एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एट ए क्लिक ऑफ ए बटन। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल टाइम में अगर हमें कोई डेटा चाहिए होता तो हम लोग लाइब्रेरीज में विजिट करते थे, तो वहां जाके हम लोग जो है यू नो फोटो कॉपी वगैरह करवाते थे, या जेरोक्स कॉपी करवा के जो है हम लोग उस कंटेंट को रीड करते थे। बट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या वेबसाइट्स या पोर्टल्स आप बोल सकते हो, उनमें हम लोग जो है एक क्लिक पे बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को, जो हमें डेटा चाहिए होता है, जैसे आप लोग गूगल स्कॉलर को देख सकते हैं आज के टाइम पे, वो विद इन द क्लिक ऑफ एक बटन से हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड है फास्टर, दैट इज रिड्यूसेस टाइम टेकन टू गैदर इन्फॉर्मेशन। आप अगर कहीं पर्सनल विजिट करते हो लाइब्रेरी में, या कहीं पे भी जाते हो डेटा कलेक्शन के लिए, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। बट विद द हेल्प ऑफ यू नो दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप बड़ा जल्दी जो डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। द डेटा मे बी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक टेक्स्ट एंड इमेजेस, दे कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन इंस्टेंटली। नेक्स्ट वन इज क्लियरर, दैट इज इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। हाँ, आईसीटी से आप लोग कम्युनिकेशन को भी काफी हद तक जो है इम्प्रूव कर सकते हो। Next is more efficient. The most advantage of information and communication technology is that specialist magazine can be viewed online, saves buying them. आप बड़ी सारी चीजों को परचेज करोगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, जैसे आप लोग ई कंटेंट जो है वो आपको ज्यादा अमाउंट स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। आप मतलब छोटे से अमाउंट में भी जो इस चीज को रीड कर सकते हैं। जैसे किंडल का आप लोग देख सकते हैं, किंडल का अगर एक्सेस लेते हो तो आप बड़ी सारी बुक्स को ई कंटेंट जो आपके काम का है उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी फेमस टर्म nowadays, that is big data. How many of you know about this term big data? कोई बता सकता है? हेलो, am I audible? Yes, you're audible. Yes, yes, yes. Now that's a very well-known metaphor nowadays, that is big data. Big data is nothing, it is the 4 B's of data. ठीक है, वॉल्यूम, वेलोसिटी, variety of data, different types of data. So now it's a very well-known metaphor nowadays that data is the new oil. ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे अगर किसी भी कंट्री के पास ऑयल है तो बोला जाता था उसके पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। बट नाउ ए डेज ये एक टर्म मेटाफोर जो बहुत कॉमनली यूज होती है, डेटा इज द न्यू ऑयल। अगर किसी भी कंट्री के पास या किसी भी स्टेट के पास या किसी की पर्सन के पास अगर डेटा है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। सो इट इज नाउ वेरी फेमस मेटाफोर यूज्ड बाय क्लाइव हमसी टू एक्सप्लेन हाउ डेटा इज रिसोर्स दैट इज यूजलेस इफ लेफ्ट अनरिफाइंड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका डेटा होता है, अगर उसको आप प्रॉपरली
रिफाइन नहीं कर पाओगे, उसमें से किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तो वो एज़ इट इज़ जो है यूज़लेस है, ठीक है? It is again an essential resource that powers the information economy in much the way that oil has fueled the industry economy. ये एक आज के टाइम पे कंट्री की इकोनॉमी का भी पार्ट बन गया। जैसे आप लोग देख सकते हो कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये वो इंडियंस को बहुत मतलब प्रमोट करते हैं इंडिया में जो हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैक्सिमम डेटा कहाँ से हो रहा है, इंडिया से जनरेट हो रहा है। इंडिया में है, चाइना में है जो है। तो ये इस डेटा से क्या करेंगे, डेटा से अलग-अलग तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि इंडिया में कितने सारे लोग जो हैं वो फॉरेन ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं। जो इंडिया में कितने लोग जो हैं जैसे हम लोग ओपिनियन एनालिसिस की बात करें कि कितने लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और एक जो है अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, जब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। जो ओपिनियन माइनिंग जो बोले जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब यूएस की इलेक्शन चल रही थी तो उस टाइम पे बोला जा रहा था कि भाई जो है सोशल मीडिया जो है फेसबुक उन लोगों ने भी बोला था कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है जो यूएस इलेक्शन में। इसी तरह से इंडिया में भी यही हो रहा है कि अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप देख सकते हो कि पब्लिक का कहाँ पे ओपिनियन ज़्यादा जा रहा है। किस जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस एक फील्ड है हमारी रिसर्च का कंप्यूटर साइंस में जिसमें हम लोग देखते हैं कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ जब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। सो इट्स अगेन एसेंशियल रिसोर्स दैट पावर द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी जी आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन इकोनॉमी है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए। Another is information can be extracted from data just as energy can be extracted from oil. सेम जैसे हम ऑयल से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा से। नेक्स्ट ये आप लोग देख सकते हो ये दिस इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2019। दिस इज व्हाट हैपेंस इन एन इंटरनेट मिनट। नेट के ऊपर 1 मिनट में क्या हो रहा था जब हमारे कंट्री में देखो 2019 में प्रॉपरली 4G टेक्नोलॉजीज नहीं आई थी, 3G पे था उस टाइम पे। ये कितनी स्पीड ऑफ डेटा जो है वो ग्रो कर रहा था। विद इन 1 मिनट में फेसबुक के ऊपर 1 मिलियन लॉग इन यूजर्स थे। गूगल के अंदर 3.8 मिलियन सर्च क्वेरीज थी। इसी तरह से नेटफ्लिक्स के ऊपर कितने आवर्स में लोग जो है वो यू नो कंटेंट को वॉच कर रहे हैं उसका डेटा था। 4.5 बिलियन वीडियोस को व्यू किया गया यूट्यूब के ऊपर। आज के टाइम पे तो ट्रेंडिंग है लोग व्यूअरशिप के लिए, जैसे सपोज अगर कितने मेरे व्यूज हुए हैं या कितने फॉलोअर काउंट्स है उसके लिए तो लोग इवन की पेमेंट भी देते हैं कि भाई मेरा बड़े जो है फॉलोअर काउंट बढ़े या मेरे व्यूज बढ़े। तो ये सारी चीजें किससे हो रही है कि ये रीचेबिलिटी के लिए कि कितने यूजर्स उसको एट ए टाइम पे यूज कर पा रहे हैं और कितना डेटा उससे जनरेट हो रहा है। So these all, are the statistics of what happens in a internet in a particular minute in 2019। अब तो ये काफी ज्यादा जो डेटा जो है वो डबल और आई थिंक 3 or 4 times ज्यादा जो है जनरेट कर रहे हैं इन रिस्पेक्टिव टू द ईयर इन 2019। नाउ कम्स द 4B ऑफ बिग डेटा। जब जैसे मैं पहले बता रहा था कि बिग डेटा की जो टर्म जो यूज हो रही है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो जनरेट हो रहा है उसमें जो 4Bs बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। 4B में सबसे पहले है वॉल्यूम। ह्यूज डेटा से वॉल्यूम इज नथिंग, इट इज एन amount of data that is generated by different platforms like Facebook, Twitter and other social media traits। तो कितना अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है उसमें। जैसे पहले आपको पता है गीगाबाइट में आता था, फिर उसके बाद टेराबाइट में आ गया, फिर इसी तरह से जो है आगे आपका गूगल बाइट जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा मतलब यूनिट माना जाता है उसमें जो डेटा जनरेट हो रहा है। तो पहले नंबर पे जो बिग डेटा में आता है वो आता है वॉल्यूम है। दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है कि कितनी स्पीड से डेटा आ रहा है, हाउ फास्ट द डेटा इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फ्रॉम यू नो न्यूज एजेंसीज और न्यूज वेबसाइट्स वगैरह जो अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कितनी वेलोसिटी, कितना हाउ फास्टली द डेटा इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म्स। अनदर वन इज द वेराइटी। वेराइटी आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, अलग स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। जैसे आप ट्विटर पे देखते हो तो कुछ लोग जो है टेक्स्ट पे लिखते हैं, कुछ इमेजेस हैं, कुछ इमोजीज हैं, वीडियोस हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ डेटा जो जनरेट हो रहा है, अलग अलग वैरायटी का डेटा जनरेट हो रहा है, वेदर इट मे बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एंड लास्ट टर्म इज द वेरासिटी। वेरासिटी होती है वेरियस लेवल ऑफ डेटा अनसर्टेनिटी रिलायबिलिटी। हाँ, तो यहाँ पे एक आता है कि हाउ एक्यूरेट द डेटा है। जो डेटा हमारे काम का नहीं होगा, जंक है, उसका क्या मीनिंग है, कितना वो रिलायबल है, हाउ रिलायबल द डेटा इज। जैसे ई कॉमर्स में आप लोग देखते हो तो बड़ी सारी चीजें होती हैं, लोग कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम का क्या है कि कितना एक्यूरेट मतलब ऑथेंटिक यूजर्स कितने पोस्ट कर रहे हैं और वो कितने रियल में सही है वो। तो ये वेरोसिटी पे ऊपर भी मैटर करते हैं। तो हमेशा बिग डेटा की जब बात आएगी या डेटा एनालिटिक्स की बात आएगी, रिसर्च की बात आएगी, तो हम लोग ये 4 चीजों पे फोकस करते हैं कि डेटा का साइज कितना होगा, कितना फास्टली हमारे पास डेटा आएगा, क्या वो डेटा स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, या किस
किस टाइप का डेटा होगा जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और उसकी वेरासिटी क्या है, बेसिकली वो क्या वो जेन्युइन डेटा है, रिलायबल डेटा है जनरल। ठीक है, अब तक तो किसी को यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे। ओके, वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा। ठीक है, जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं, जहाँ हम लोग रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, जैसे कि पहले भी मेरे से पहले जो स्पीकर्स हैं उन्होंने भी बताया होगा, आपका जब रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, जब रिसर्च करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका जो डिसाइड होता है वो होता है कि आपका रिसर्च एरिया क्या है, रिसर्च डेटा क्या है, किस किस के ऊपर आप लोग फोकस करोगे। सपोज अगर आप ऑडियो का डेटा है उस पे ऊपर काम करोगे, वीडियो डेटा पे करोगे, सेंसर डेटा पे करोगे, जैसे मेडिकल डोमेन में आ गया, या सोशल मीडिया पे काम करोगे, सोशल मीडिया में टेक्स्ट पे करोगे, इमेजेस पे करोगे, वीडियोस पे करोगे। सो यू हैव टू स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर यूजिंग इन योर रिसर्च, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसर्च। वो आपका कोई टेक्स्ट डेटा हो सकता है, स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं, वीडियो का डेटा हो सकता है, जो मैं पहले बता सकूं, बता चुका हूँ, सॉरी। और आप यहाँ इस हिरार्की में देख सकते हो कि जैसे ये अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अलग-अलग टाइप ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए। हमारे पास जैसे IPYNY नोटबुक आती है, ये हम लोग पाइथन के लिए यूज़ करते हैं जब हमें डेटा एनालिसिस करनी होती है। तो इमेजेस आती हैं, इमेजेस के लिए हम लोग गैफी और GEXF भी यूज़ कर सकते हैं डेटा विजुअलाइज़ेशन के लिए, जिसमें अलग-अलग इंटरैक्टिव ग्राफ्स वगैरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कोड के लिए पाइथन, आर, जावा, ये लैंग्वेजेस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, इसी तरह से वीडियो का डेटा है, अगर MP4 एमबेड ये भी एक फॉर्मेट है। ज्योग्राफिकल GIS डेटा हो सकता है, प्रेजेंटेशंस को एक फॉर्मेट में हो सकता है, PPT, PPTX वगैरह। मॉलिक्यूलर डेटा जो जीनोम्स की स्टडी करते हैं वो हो सकते हैं। सो ऑल दीज बेसिकली बट एक्चुअली दे आर वी आर डिस्कसिंग इज दैट in research we have different type of data and we have different type of tools available to process that type of data. Uh, that's again a very important part of ICT in research. That is, generally ICT help researchers in the following research related task. पहला है information and the role of information and communication technology in pre-data analysis, and the role of ICT in data analysis, and the role of ICT in post data analysis. ये तीन बेसिकली हम लोगों की फेसिस हैं। डेटा एनालिसिस से पहले हम लोग आईसीटी का क्या रोल है, आईसीटी कैसे हेल्प कर सकती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और डेटा एनालिसिस के बाद भी हम लोग आईसीटी के टूल्स यूज करके किस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। पहला है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन प्री डेटा एनालिसिस। प्री डेटा एनालिसिस में क्या है आपका, मैंने जैसे बताया कि सपोज आप प्लान कर रहे हैं कि मेरे को एक पर्टिकुलर रिसर्च एरिया पर रिसर्च करनी है। सपोज आप र्यूमर प्रोपेगेशन की बात करते हैं कि मेरे को रिसर्च करनी है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो र्यूमर स्प्रेड होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से पेपर्स, कौन कौन सी स्टडीज लोगों ने इस पर ऑलरेडी कर रखी। तो उसके लिए लिटरेचर को सर्च करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स हैं, जैसे गूगल स्कॉलर है, IEEE एक्सप्लोर, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ से आप लोग जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट है, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, डेजर्टेशन हैं, थीसिस हैं, कुछ भी, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि लोगों ने क्या काम किया है और कौन कौन से इसमें रिसर्च गैप्स हैं जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ आगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज डेटा कलेक्शन। लिटरेचर जब आपका सर्वे हो गया या लिटरेचर सर्च हो गया, आपको पता चल गया कि ये एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द आर्ट है, एग्जिस्टिंग वर्क है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्रॉब्लम को फार्मुलेट करूंगा, जो हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ा रही हैं, जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, जैसे फार्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम है, उसके बाद लिटरेचर वर्क होता है, फिर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होता है कि एक्सपेरिमेंट को कैसे डिजाइन करना है, क्या क्या पैरामीटर्स रखना है, क्या क्या फीचर्स होंगे उसके अंदर। देन उसके बाद हम लोग डेटा कलेक्शन पे जाते हैं। वो डेटा में भी प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा हो सकता है। तो डेटा कलेक्शन पे जब हम लोग जाते हैं, तो डेटा कलेक्शन के लिए आपको पता है ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते थे, साइट विजिट्स करते थे, जहाँ अगर हमें कोई डेटा कलेक्शन करना है तो उस एरिया पे जाते थे, लोगों से फॉर्म भरवाते थे, जहाँ लोगों की इंटरव्यूज वगैरह करते थे, तो नोट ऑन करते थे कि लोगों का ये ओपिनियन है। बट nowadays with the help of ICT tools, with the help of information communication technology, आप लोग देख सकते हो, जैसे गूगल फॉर्म्स आप लोग यूज कर सकते हो, गूगल शीट्स आप लोग यूज कर सकते हो, या एक्सेल की शीट्स आप लोग यूज कर सकते हो। जो गूगल फॉर्म्स का तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप वो शेयर कर दीजिए किसी को भी जो है, और वहां पे फिल करके वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो डेटा एक पर्टिकुलर कॉलम में, जब पर्टिकुलर टेबल में वो सारा स्टोर हो जाएगा। तो आपको वहां पे साइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इजिली आपका
जो ये सारा जो रिसर्च का डेटा कलेक्शन का काम भी होता है। ठीक है? तो ये था कुछ एप्लीकेशन जिसमें प्री डेटा एनालिसिस से पहले आप लोग क्या-क्या टूल्स यूज़ कर सकते हो आईटी से कि जिससे आप लोगों को रिसर्च प्रोसेस में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस। हाँ, व्हिच हैज़ बीन वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। जब आपके पास डेटा आ गया, आपने लिटरेचर सर्वे कर दिया, आपने डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कर दिया, आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब आपका जो मेजर रोल है डेटा की एनालिसिस। डेटा के एनालिसिस करने के लिए मैं जैसे पहले भी बता रहा था कि आपके अलग-अलग टूल्स हैं, जैसे एसपीएसएस आता है सोशल साइंसेज़ के लिए, आर है, स्टैटिस्टिशियंस के लिए हम लोग कंप्यूटर साइंस में मैटलैब यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी लोग लोग बड़े सारे चार्ट वगैरह पे जो उसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये अलग-अलग टूल्स हैं जिसे आप लोग यूज़ करके डेटा जो आपने कलेक्ट किया उसको बता सकते हैं कि सपोज़ इसका बता सकते हो कि नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड इन दिल्ली बाय कोविड-19 तो आप उसमें पूरे डेटा में देख सकते हो कि क्या-क्या था, कौन से लोग अफेक्टेड हुए, क्या कौन-सी पॉपुलेशन थी, 18 से लेके 45 का क्या स्टेटस था, अबव 45 का क्या स्टेटस था। ये सारी एनालिसिस जब आप लोग डेटा पे करोगे तो ये अलग-अलग टूल्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। एडवांस भी टेक्निक्स वगैरह जैसे हम लोग प्रेडिक्शंस के लिए भी सपोज़ अ, आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि मशीन लर्निंग और एआई का बहुत बड़ा जो है अ, ब ब बहुत फेमस है जिसमें आप लोग बोला जाता है कि भई आप कोई भी डेटा लो और उसकी प्रेडिक्शंस करो। जैसे वेदर फोरकास्टिंग एक एग्ज़ाम्पल है। आपको 1 हफ्ता पहले पता चल जाता है कि नेक्स्ट कमिंग वीक्स में या कमिंग डेज़ में कहाँ-कहाँ बारिश होगी और क्या-क्या होगा। तो ये सारी जो रोल है ये है सारा आपका मशीन लर्निंग और एआई का और उस चीज़ के लिए हमें ये सारा का सारा डेटा की नीड पड़ती है। ठीक है? अ, नेक्स्ट फेज़ इज़ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस। हमने प्री डेटा एनालिसिस भी पढ़ा, डेटा एनालिसिस भी पढ़ा और अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है पोस्ट डेटा एनालिसिस। आपने क्या किया रिसर्च के सारे फेजेस के बाद आता है अपने रिजल्ट्स को, अपने रिसर्च को आउटसाइड द यू नो लैब या आउटसाइड योर लेबोरेटरी जिसको बोल सकते हैं। कैसे प्रेज़ेंट करोगे अपना रिसर्च जो किया है? उसके लिए आप रिसर्च पेपर्स लिखोगे, डिसर्टेशंस लिखोगे, थीसिस लिखोगे, आर्टिकल्स लिखोगे। तो उस चीज़ को लिखने के लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि रेफरेंस राइटिंग जो पहले लेक्चर लिया उन्होंने भी बताया कि अलग-अलग जैसे एपीए स्टाइल होता है, एमएलए स्टाइल होता है। तो उनको लिखने के लिए या तो एक प्रोसेस ये है कि आप मैनुअली उस चीज़ को नोट करो कि भाई जैसे ऑथर का नेम है, ईयर है, या आगे जो भी इंडेक्सिंग है उसकी कैसे लिखेंगे। एक तो मैनुअली ये है या अगर वैसा नहीं कर सकते तो आपके पास बड़े सारे टूल्स हैं जैसे रेफरेंस राइटिंग के लिए आपका रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी के कंपाइलेशन के लिए ज़ोटैरो आता है, एंडनोट आता है, मेंडली आता है। जब आप लोग जब रिसर्च करोगे, पेपर लिखोगे या डिसर्टेशन लिखोगे तो उसमें ये बताया जाता है कि ये रेफरेंस राइटिंग के लिए ये टूल्स आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये लोग आपकी एक पूरी लाइब्रेरी की तरह वर्क करते हैं। ज़ोटैरो जो एंडनोट को यूज़ करोगे, जो मेंडले के यूज़ करोगे तो आप आज तक जितने भी पेपर्स आप लोगों ने डाउनलोड किए हैं, आर्टिकल्स आपने डाउनलोड किए हैं, वो पूरी एक लाइब्रेरी स्टोर करके रखेगा और अगर उनको साइट करना है, साइटेशंस के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा। आज के टाइम पे रिसर्च की जो आउटपुट है वो साइटेशन काउंट के ऊपर देखी जाती है। जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर जो है, जैसे आप बोलते हैं कि मैंने ये मेरा जो पेपर पब्लिश हुआ है, जब मेरा आर्टिकल जो पब्लिश हुआ है, वो इतने इम्पैक्ट फैक्टर में जो है पब्लिश हुआ है। तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए साइटेशन काउंट आता है, एक पेपर का साइटेशंस कितना हुआ। तो साइटेशंस देने के लिए क्या होता है कि मेरे पेपर्स को कितने लोगों ने रीड किया और कितने लोगों ने साइट किया। तो साइटेशंस लिखने के लिए जो टूल्स हैं जैसे ज़ोटैरो, एंडनोट या मेंटली जो है, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। दे आर वेरी हेल्पिंग फॉर राइटिंग ऑल दिस रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी इन योर रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इज़ प्लेगरिज्म डिटेक्शन। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल है कि अगर कोई भी आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, जस्ट सपोज़ आप डिसर्टेशन लिख रहे हो, खासकर इन एकेडेमिया में, तो आप ग्रेटर देन 10% प्लेगरिज्म जो है वो नहीं रख सकते, नहीं तो आपका वो डिग्री जो पेपर जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगा। ठीक है? उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है, जो भी है। तो प्लेगरिज्म मीन्स कि आप किसी के काम को कॉपी कर रहे हो। किसी ने आर्टिकल लिखा, किसी ने सेम उसी को उठा के कॉपी पेस्ट करके वो पब्लिश कर दिया। तो इस चीज़ को कैसे डिटेक्ट करेंगे हम लोग कि अब किसी का काम कॉपीड है? आज के टाइम पे तो आपको पता है कि हर चीज़ अवेलेबल ऑनलाइन है। मेरा पेपर है, अगर मेरा रिसर्च वर्क अवेलेबल ऑनलाइन है, तो कोई भी उसको उठा के कॉपी करके जो है पब्लिश कर देगा। उसको डिटेक्ट कैसे किया जाएगा? कैसे पता किया जाएगा कि मेरे काम को कोई जो है कॉपीड तो नहीं कर रहा है? उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए प्लेगरिज्म डिटेक्शन के लिए बड़े सारे टूल्स हैं। जैसे सबसे फेमस टूल टर्निटिन का है, जो हम लोग जेएनयू में भी यूज़ करते हैं। टर्निटिन ये एमआईटी का प्रोजेक्ट है जो
इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ये डिटेक्ट कर लेता है कि अगर आपका सपोज़ मेरे पेपर को कोई यूज़ करेगा, कॉपी करने की कोशिश करेगा, तो बता देगा कि भाई साहब ये आप इनका आर्टिकल का ये लाइन जो है ये कॉपी कर रहे हैं, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। और हमेशा जब हम लोग पेपर्स वगैरह अपने थीसिस सबमिट करते हैं, तो उस टाइम पे हमें रिपोर्ट भी देनी पड़ती है कि हमने किसी का काम कॉपी तो नहीं किया हुआ है। तो प्लेगरिज्म डिटेक्शन के लिए भी जो है एक बहुत बड़ा रोल है आईसीटी का। जैसे हम लोग टर्निटिन में अपने काम को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, नॉट फ्रॉम कॉपिंग, तो उसके लिए टर्निटिन है और कुंड है, बड़े सारे और भी टूल्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं, बट आई थिंक टर्निटिन नाउ इट इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। नेक्स्ट वन इज राइटिंग असिस्टेंट। हाँ, आप लोग ये बहुत कोई भी है, चाहे ह्यूमैनिटी से है, साइंसेस से है, इंजीनियरिंग से है, कोई भी है, आज के टाइम पे सबसे हेल्पिंग टूल जो है वो है ग्रामरली। ग्रामरली में क्या है कि जब हम लोग लिखते हैं तो बड़ी सारी चीजें हमसे मिस्टेक्स हो जाती है, कहीं कॉमा लिखना भूल जाते हैं, कहीं फुल स्टॉप लिखना भूल जाते हैं। जस्ट सपोज इवन की ग्रामरली इतना भी असिस्ट करता है कि अगर आपका ग्रामर भी आप सही नहीं लिख रहे हो, कहीं पे आप लोग इज आर एम या वाज वर की भी गलती कर रहे हो, तो वो बता देगा कि भाई साहब आपका ये जो है यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। या सेंटेंस बहुत बड़ा, अगर सेंटेंस बहुत लंबा हो रहा है, आप ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा आ रहे हैं, तो उस चीज को भी डिटेक्ट करने के लिए जो है ग्रामरली काफी हेल्प करता है। सो दीज आर वेरी फेमस टूल्स फॉर आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट इज आईसीटी इनिशिएटिव्स इन रिसर्च एंड एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So National Mission on Education through ICT is a major initiative by the Government of India in this direction, with an aim to leverage the potential of ICT in providing high quality, personalized and interactive content free of cost to all the learners. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उन बच्चों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए विद फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द लर्नर्स। ठीक है, हम किस तरह से ये चीज जो है आगे हम पढ़ेंगे। जो ये पॉज का कंसेप्ट आया था कि बच्चों के लिए हम, जैसे आप आज के टाइम पे देख रहे हो कि कोविड सिचुएशन में मोस्टली जो लर्निंग थी वो लोग जो है ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग गूगल मीट, जैसे अभी हम लोग सेशन चला रहे हैं गूगल मीट का। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म से, इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह के रिसोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड करवा सकें, जिससे वो एक इन कंटेंट को अच्छे से यूज कर पाए, अच्छे से कलेक्ट कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन है शोध गंगा प्लेटफॉर्म, जो आपको पहले भी बताया था मैम ने कि ये भी शोध गंगा में भी हम लोग जो है जैसे प्लेगरिज्म डिटेक्शन को भी हम लोग इसमें एज ए यूज कर सकते हैं। जहाँ सपोज अगर हमें एक अपनी पूरी डायरेक्टरी बनानी है जिसमें अलग अलग हमारे आर्टिकल्स या पेपर्स को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग ये टूल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस फोसे। फोसे इज फ्री लाइवर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ये कंसेप्ट रेचल स्टॉलमैन ने दिया था यूएस में, फ्री ओपन सोर्स सोसाइटी के नाम से, कि कोई भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह हम लोग बनाते हैं तो उनको ओपन सोर्स होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, ना कि पेड होने चाहिए। आप लोग लैपटॉप खरीदते हो तो विंडो जो है, आपको पता है विंडो 10-20 हज़ार की जो विंडो आती है आपको, अगर आपको ओरिजिनल विंडो लेनी है माइक्रोसॉफ्ट, और वही विंडो अगर आप लोग लाइनेक्स यूज करोगे तो लाइनेक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो जो लाइनेक्स है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोनों का फर्क क्या है? लाइनेक्स इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और विंडो इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या आता है कि वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमेशा उसमें अपडेशन होती रहती है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड की सोसाइटी से जुड़ी हुई है। उनको लग रहा है कि सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो नए नए वर्जन जो है वो उसके आते रहते हैं। जैसे अभी आई थिंक 19 जो है वो लाइनेक्स का चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा प्रमोट करती है कि आप फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ the proprietary softwares. So the major aim is to reduce dependency on proprietary software in education institutions. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंस्ट्रक्शंस रहती है मोस्टली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के ऊपर कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, ना कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे तो मोस्टली देखो लैब्स में क्या होता है कि ज्यादातर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस को देखे लोग बोलते हैं कि विंडोज को इंस्टॉल कर लो, जब दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो। बट इफ यू आर रियली कॉशियस अबाउट द ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, तो दे आर वेरी मच
चीप आल्सो एंड यूजर फ्रेंडली आल्सो। तो डिपेंड अपॉन कि आप किस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हो। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और दूसरे नंबर पे क्या है कि इनकी सोसाइटी इतनी बड़ी है कि टाइमली अपडेशंस उसमें आती रहती हैं, जिससे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। सो ऑल दीज़ इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट इज़ रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़। क्या-क्या रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं आज की डेटाफाइड वर्ल्ड में? पहला है कि डेटा इज इंक्रीजिंग एट एक्सेलरेटिंग स्पीड्स डे बाय डे। ये हमने पहले भी देखा कि डे बाय डे जो डेटा है वो जनरेट हो रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विथ वेरी ग्रेट वेलोसिटी। सो रेवोल्यूशनरी चेंजिंग इन स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल मेथड्स आर नीडेड। इसके लिए हमें अच्छे से जो है स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन मेथड्स चाहिए। आपको पता है डेटा का साइज बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें जो प्रोसेसिंग स्पीड है या सिस्टम्स है, इस तरह से होने चाहिए जो इस इतनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाए। So again, it's again a very good research opportunity for those people who do a research in ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे आज के टाइम पे हमारी फील्ड है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि नहीं सुना होगा। जब हमारे पास साइज ऑफ डेटा स्मॉल होता तो हम लोग मशीन लर्निंग के मॉडल यूज करते थे, बट अभी जैसे जैसे साइज ऑफ डेटा इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम गीगाबाइट टू टेराबाइट, टेराबाइट टू पेटाबाइट्स, पेटाबाइट्स टू एक्साबाइट, तो उस पे हम लोग डीप लर्निंग के मॉडल लगा रहे हैं। डीप मतलब कि जब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको किस तरह से प्रोसेस करना है। So next is collecting, processing and analyzing large scale data is still an open challenge। जो हम लोग डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और एनालाइज करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए भी हम लोग जो है still the research is going on to how to do all these tasks simultaneously. Next is everyone wants to find insights from the pile of data. Some of patterns discovered in big data cannot be observed using small data sets। हाँ, every researcher finds to insights from the pile of data। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, so the next task is to टेक इनसाइट्स फ्रॉम इट कि क्या क्या उसमें से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट इज सेंटिमेंट एनालिसिस, मार्केट स्टडी, ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल, सिस्टम मॉनिटर, हेल्थ केयर, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिसिस। ये सारे रिसर्च एरियाज है। आप ह्यूमैनिटीज में आज के टाइम पे तो इंटरडिसिप्लिनरी है, आप लोग ह्यूमैनिटीज में भी कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, डेटा साइंस में कर सकते हो, एआई में कर सकते हो। ये सारे एरियाज हैं जिसमें हम लोग आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप रिसर्च को प्रोसीड कर सकते हो। इन द लास्ट आई एम doing all the part. Finally, the conclusion part is, if one tortures the data long enough, it will converge to anything. The metaphor given by Ronald Coase, British economist and authors. If one tortures the data long enough, जितना हम डेटा को टॉर्चर करेंगे, it will confess to anything। वो हमें हर चीज को कन्फेस कर देगा। अब डेटा हमारे पास है तो उसमें हमारे ऊपर है कि हम किस तरह की एनालिसिस उस पर करते हैं। सपोज जैसे सोशल मीडिया का डेटा आप लोग देखते हो, सोशल मीडिया का डेटा के अंदर आपको पता है, ट्विटर का अगर मैं एग्जांपल लूँ, पहले ट्विटर के हमारे पास 32 कीवर्ड्स जो है वो हमारे से डेटा वो लेता था। आज के टाइम पे वो कीवर्ड्स 92 हो गए हैं। हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारी ईमेल आईडी क्या है, यू नो हम किन-किन को, हमारा फॉलोअर काउंट है, हम किसको फॉलो करते हैं, हमें कौन फॉलो करता है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके ट्विटर के ऊपर, या आप सोशल मीडिया के फेसबुक का देख लो, हम किस-किस को फॉलो कर रखे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। अब उसके ऊपर है अगर डेटा एनालिटिक्स बैठें, तो उसमें ये चीज़ देख सकते हैं कि इस पर्सन ये किन-किन लोगों को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स कि किस किस कम्युनिटी की तरफ या किस पार्टी की तरफ ये जो इन्फ्लुएंस्ड है, इसी को तो ओपिनियन माइनिंग बोला जाता है। अगर वो सपोज अगर उसने ज्यादा सपोज बीजेपी के लोगों को फॉलो कर रखा है, इट मींस ही इज मोर अलाइंड टुवर्ड्स बीजेपी, तो ये सारा का सारा डेटा उनके पास रहेगा, तो उसी से वो जज करके बता देंगे कि हाँ किसकी तरफ जो है वो ग्राफ मूव कर रहा है। सो दिस दिस अगेन डिपेंड अपॉन हाउ वी टॉर्चर्स द डेटा, कितना डेटा को हम लोग डीपली एनालिसिस करते हैं सो दैट इट विल कन्फेस टू एनीथिंग। Next is computers are useful tools that make the research process easier and faster with accuracy and great reliability and few errors। जब हम लोग ह्यूमंस रिसर्च करते हैं तो हमारे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हम लोग ज़्यादा एरर्स कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो बहुत कम चांस है कि वो कुछ एरर्स कर पाए। Another is the global focus in recent times has since moved from a focus on oil to focus on data। Yes, that's the important term। पहले जो ग्लोबल फोकस था वो ऑयल का रहता था। हमेशा आप देखिए कि गल्फ कंट्रीज के ऊपर यूएस जहाँ रशिया वगैरह वो टारगेट करते थे कि भाई अब इनके ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि हम ऑयल को जो है इनसे जो है ले सकें। बट आज के टाइम पे जो है लोग ये भी देख रहे हैं कि इन कंट्री के पास जो है डेटा है,
ठीक है, अगर डेटा उनके पास हमें मिल सकते हैं तो हम लोग बड़ी सारी इसमें जो है कुछ और चीजें एनालाइज कर सकते हैं. This provides us so much opportunities than ever before. Next is in the era of big data, with the techniques from network science, computer science, and social science, we can obtain a comprehensive understanding about data that can help analyzing online viral marketing. जैसे मैंने बता दिया कि हेल्थ केयर में आप लोग कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट है, ओपिनियन माइनिंग एंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स. These all the applications you can do as a research for giving insights into it, that what's going on in the society, what's going on in the market. जैसे वायरल मार्केटिंग का कंसेप्ट है कि किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड हो रही है, समर्स में आ रही है तो लोग किस प्रोडक्ट को ज्यादा वो कर रहे हैं, किस कंपनी की एसी को जो है लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, किसके ज्यादा परचेज काउंट चल रहा है. ये ऑल दीज थिंग्स आर एनालाइज विद द हेल्प ऑफ द डेटा. और ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं अब रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए. जैसे सी आर कोठारी की बुक आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, ये आप लोग फॉलो कर सकते हैं. और एक पी एस सुंदर राव की है, इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी. थैंक यू. अच्छा, एनी क्वेश्चंस? श्वेता, जी कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं. ओके ओके ओके, समझ आया नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल. नहीं, आपने एक्चुअली चीज़ों को एलाबोरेट करके समझाया ना, तो वो समझ में आ गया. ठीक है, थैंक यू थैंक यू. अच्छा, रोहित. सो आई थिंक हमें सेशन को कंक्लूड करना चाहिए. वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. थैंक यू सर. वेलकम. थैंक यू प्रदीप जी. थैंक यू.